गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले टर्म पर हमने पिजन के बारे में पढ़ा। अब हम स्टार्ट करते हैं रैट, जो सेक्शन बी का लास्ट एनिमल है। तो सबसे पहले इसका लेते हैं क्लासिफिकेशन या सिस्टमेटिक पोजीशन। क्लासिफिकेशन में किंगडम एनिमिलिया, फाइलम कोर्डेटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा, डिवीजन ग्नैथोस्टोमेटा, सुपर क्लास टेट्रापोडा, क्लास मेमिलिया, सब क्लास यूथीरिया, ऑर्डर रोडेंसिया, सब ऑर्डर मायोमॉर्फा, फैमिली म्यूरिडी और जीनस और स्पीसीज जिसकी रेटस जिसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। चूहों की उत्पत्ति एशिया और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीपों में हुई होगी ऐसा माना जाता है। इसके बाद समस्त विश्व में फैल गए होंगे। ये पतली और लंबी पूंछ वाले आकार के स्तनधारी होते हैं, छोटे आकार के स्तनधारी होते हैं। संसार के विभिन्न हिस्सों में पाए जाने वाले चूहों का जो आकार है वो भी भिन्न भिन्न होता है। इनकी लंबाई अगर देखें तो 12 सेंटीमीटर से लेकर के 82 सेंटीमीटर तक की लंबाई की वैरायटी के जो चूहे पाए जाते हैं। इनमें अधिकतर प्रजातियां रात्रिचर होती हैं, लेकिन कुछ दिनचर भी होते हैं। ये एकल या समूहों में पाए जाते हैं। ये अगर समूह में होते हैं तो उसे पैक कहते हैं, PAC के पैक। जो भूरे चूहों के समूह में नर अधिकतर होते हैं। ये कुतुर कर खाने वाले प्राणी यानी रोडेंट्स हैं, इसीलिए इनका ऑर्डर रोडेंसिया रखा है। गिलहरी के ऑर्डर में आते हैं ये। बाह्य आकारी की अगर देखें इसकी तो चूहों का शरीर छोटा लंबा बेलनाकार होता है, नुकीले सिर वाले होते हैं, गोल आंखें होती हैं, लंबे कान होते हैं, पतला इनका फर होता है, स्किन जो है वो बहुत पतली होती है जिस पर बाल होते हैं। इनके पैर लंबे गद्दीदार होते हैं, प्रजाति अलग अलग आकार की होती है। इनकी पूंछ पतली होती है, लंबी होती है, बेलनाकार होती है। ये वार्म ब्लडेड या एनिमल होते हैं, होम्योथर्म्स एनिमल होते हैं। जैसे ये एक चूहे का डायग्राम बताया गया है। इसमें ईयर्स, लॉन्ग ईयर्स हैं, एक्सटर्नल ईयर्स पिन ना पाए जाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है इसके अंदर। और इनकी प्रत्येक जो उंगली है उसके अंदर नेल्स या क्लॉज पाए जाते हैं, नाखून पाए जाते हैं, जिसकी सहायता से ये तेजी से दौड़ सकता है। पैरों में गद्दियां भी होती हैं। भोजन और पाचन की बात करें तो जंगली चूहे फल और बीज खाते हैं, यानी शाकाहारी होते हैं जंगली चूहे तो। लेकिन कुछ शहरी क्षेत्रों में पाए जाने वाले जो चूहे हैं वो कचरे में से मांस भी खा जाते हैं, और घरेलू चूहे तो मनुष्य का भोजन भी खा जाते हैं। कुतर कुतर कर खाने वाले होते हैं। इनके इंसाइजर जो हैं वो लंबे होते हैं, इंसाइजर बढ़ते रहते हैं, लेकिन इनके कैनाइन नहीं पाए जाते। उस स्थान पर खाली जगह पाई जाती है, उस खाली जगह को डायस्टीमा कहते हैं। इनकी मूछें पाई जाती हैं लंबी लंबी विब्रिसी के रूप में। इनके पाचन तंत्र में आहार नाल और पाचक ग्रंथियां होती हैं। आहार नाल मुखगुहा, ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय और गुदाद्वार होते हैं। पाचक ग्रंथियों में लार ग्रंथियां, जठर ग्रंथियां, अग्नाशय ग्रंथि, पित्ताशय और आंतरिक ग्रंथियां पाई जाती हैं। लार ग्रंथियों की बात करें तो लार ग्रंथियां 3 प्रकार की होती हैं। पैरोटिड ग्लैंड होती हैं जो गले में पार्श्व सतह पर होती हैं। उन्हीं के आसपास में मैंडिबुलर ग्लैंड पाई जाती हैं, बड़ी और अंडाकार होती हैं गर्दन के पीछे की तरफ जहाँ। और फिर तीसरी जीभ के नीचे की तरफ सब लिंगुअल ग्लैंड पाई जाती हैं जो मैंडिबुलरी ग्लैंड से जुड़ी रहती हैं, और इनकी वाहिनियों में से लार स्रावित होती है। भोजन को लार लसलसा प्रदान करने के साथ साथ उसमें स्टार्च का पाचन भी शुरू हो जाता है। इसमें भोजन को चबाने के लिए दांत पाए जाते हैं, और दांत 2 ही प्रकार के होते हैं। इसमें एक तो इंसाइजर होते हैं और एक इनके मोलर होते हैं। इनमें फ्रेनुलम से यानी पीछे की तरफ फ्रेनुलम होता है, उससे जुड़ी हुई एक जीभ होती है जो भोजन को मैनिपुलेट करने के काम में आती है। ये इसके आहार नाल की संरचना है, जिसमें माउथ, ये दूर से दिखने वाले, बाहर से दिखने वाले इंसाइजर दांत होते हैं, और इंसाइजर दांत फिर उसके बाद ऊसोफेगस स्टमक में खुलती है, स्टमक से फिर डायोडेनम से फिर छोटी आंत से बड़ी आंत, और फिर मलाशय, और फिर ये एनस। और इसमें खुलने वाली 2 नलियां हैं, एक तो बाइल डक्ट है जो गाल ब्लैडर से आती है, और एक ये पेनक्रियाज है, ये नीम की पत्ती के समान पेनक्रियाज है जो इसके अंदर खुलता है। उसके बाद में यदि इसके ट्रैक को देखें तो माउथ से लेकर के और गले में यानी फेरिंग्स में जाकर के ये 2 पार्टों में डिवाइड हो जाता है। माउथ बक्कल केविटी तक तो एक ही है, लेकिन बाद में 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। और ये 2 जो रास्ते हैं, एक तो श्वसन मार्ग है और एक भोजन मार्ग है। और तो श्वसन मार्ग को बंद करने के लिए एपिग्लोटिस पाया जाता है। जब इसको निगलना होता है भोजन तो एपिग्लोटिस से श्वसन मार्ग बंद हो जाता है, और वैसे सामान्यतया वो श्वसन मार्ग खुला रहता है और सांस आती जाती रहती है। अगर माउथ की बात करें तो माउथ में भोजन की जो प्रक्रिया है वो आरंभ करने वाला ऑर्गन होता है। फेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरोफेरिंग्स, ये 3 भागों में डिवाइडेड होती है फेरिंग्स, जहां पर श्वसन मार्ग और भोजन नली को परस्पर क्रॉसिंग होती है उनकी। ऊसोफेगस एक ऐसी लंबी नली है जो ग्रसनी से फेरिंग्स से स्टमक को जोड़ती है।
स्टमक की बात करें तो स्टमक में एक बड़ा एक मांसल एक ऐसा भाग होता है जिसमें HCl अम्ल और जठर ग्रंथियां स्रावित होती हैं, जिसमें जठर ग्रंथियां जठर स्रावित करती हैं, जिनमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा के पाचक एंजाइम स्रावित होते हैं। उसके बाद में ये पाइलोरिक वाल्व के माध्यम से पाइलोरस पार्ट में से और ये ग्रहणी में प्रवेश करता है भोजन, और ग्रहणी में फिर दोबारा से दो प्रकार की नलियां आकर के खुलती हैं, जिसमें अग्नाशय रस, अग्नाशय से अग्नाशय रस, और पित्ताशय से पित्ताशय रस निकलता है, पित्त रस निकलता है, और वहाँ पर ये प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। और फिर उसके बाद में अवशोषण होता है। पूरी लंबी नली होती है इसकी, छोटी आंत होती है नलिकाकार, जिसमें विलाई रसांकुर पाए जाते हैं जो आवश्यक भोजन का अवशोषण कर लेते हैं, और बाकी के जल और खनिज लवणों का अवशोषण इसके रेक्टम में होता है, बड़ी आंत में होता है, और फिर एनएस के द्वारा ये समय समय पर बाहर निकाल दिया जाता है। इसका लिवर, बाइल डक्ट और पेनक्रियाज, स्प्लीन, ये इसके इंपॉर्टेंट ऑर्गन हैं। स्प्लीन एक ऐसा ऑर्गन है जहाँ पर लिम्फोसाइट यानी लिम्फोइड टिश्यू पाया जाता है। स्प्लीन को स्लॉटर हाउस ऑफ आरबीसी भी कहा जाता है। श्वसन तंत्र की बात करें तो चूहे में मजबूत और लगातार दौड़ होती है, और इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसकी बीएमआर रेट बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसका श्वसन तंत्र भी सुविकसित और सुविभेदित होता है। चूहे में फुफ्फुसीय श्वसन होता है, यानी पल्मोनरी रेस्पिरेशन होता है। इसमें एक पेशीय डायफ्राम पाया जाता है। इस डायफ्राम की सहायता से इसमें श्वसन तंत्र के मार्ग हैं, जैसे कि माउथ और नासाग्रसनी, और फिर प्लूरल केविटी में से होते हुए लैरिंगोफेरिंक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकस, वायुकोश और फुफ्फुस पाए जाते हैं इसके मार्ग में। वायुकोश में गैसों का आदान प्रदान होता है, कार्बन डाई और ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है। नासारंध्र मुख के अग्र सिरे पर गोल छिद्र की तरह राउंडेड अपर्चर होते हैं। ये नासारंध्र पीछे की तरफ पश्च नासारंध्रों में खुलते हैं। नासाग्रसनी में से होते हुए वायु प्लूरल गुहा के द्वारा नियंत्रित होती है। प्लूरल केविटी में डायफ्राम कंट्रोल करता है। डायफ्राम जब संकुचित होता है तो प्लूरल गुहा का आयतन बढ़ जाता है, वायुदाब कम हो जाता है, और बाहर से जो हवा है वो स्वतः ही अंदर खींची चली जाती है। इसके विपरीत जब प्लूरल केविटी का आयतन कम होता है, यानी डायफ्राम प्लूरल कम होता है, डायफ्राम फैलता है, तो वायुदाब बढ़ जाता है और अंदर की वायु स्वतः ही बाहर निकल जाती है। ये इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो भी अभी हमने एक्सप्लेन किया। उसके बाद में लेते हैं परिसंचरण तंत्र। चूहे में मजबूत और लगातार भागदौड़ के लिए सतत ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। उसके लिए एक सुविकसित प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, जिसे रुधिर परिसंचरण तंत्र कहते हैं। इसके अंदर परिसंचरण में रक्त, धमनियां, हृदय, शिराएं, लसिका तंत्र ये सम्मिलित होते हैं। इसके हृदय की बात करें तो हृदय इसका चतुष्कोष्ठी होता है, 2 आलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं, जो एक हृदयावरण के अंदर बंद रहते हैं। हृदयावरण एक ऐसा पेरिकार्डियम, ऐसा एक आवरण है जिसमें पेरिकार्डियम फ्लूइड भरा रहता है, जो हृदय की बाहरी आघातों से और धड़कते समय घर्षण से रक्षा करता है। इसकी आंतरिक संरचना अगर देखें तो आंतरिक संरचना के लिए इसके जैसे इसके डायग्राम, इसमें डायग्राम में देख लेते हैं। ये इसका डायग्राम है, ये इसका राइट ऑरिकल, ये इसका राइट वेंट्रिकल, ये इसका लेफ्ट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट ऑरिकल। ये 2 तो ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल होते हैं। ये बीच में एक मोटा सा एक पार्टीशन पाया जाता है दोनों वेंट्रिकल के बीच में, जिसे इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं, और ये नोकदार इसका भाग एपेक्स ऑफ हार्ट कहलाता है। इसमें से ये एंटीरियर वेना केवा है जो अशुद्ध रक्त को आगे के भागों से लेकर आती है। ये पोस्टीरियर वेना केवा है जो पीछे के भागों से अशुद्ध रक्त को लेकर आती है। ये दोनों ही वेना केवा ये राइट ऑरिकल के अंदर इस अशुद्ध रक्त को डालती हैं। राइट ऑरिकल से पंप होता है और ये राइट वेंट्रिकल में जाता है इस ट्राइकस्पिड वाल्व के द्वारा। राइट वेंट्रिकल से फिर ये शुद्धिकरण के लिए पल्मोनरी ऑर्टा के द्वारा लंग्स में जाता है। लंग्स में इसका शुद्धिकरण होता है और शुद्धिकरण होने के बाद में पल्मोनरी वेन के माध्यम से ये वापस लेफ्ट ऑरिकल में आता है। लेफ्ट ऑरिकल से बाइकस्पिड वाल्व द्वारा लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। लेफ्ट वेंट्रिकल का जब संकुचन होता है तो शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचा दिया जाता है। इस प्रकार से ये आर्टेरियल सिस्टम और ये वीनस सिस्टम जो शुद्ध और अशुद्ध रक्त के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो इस प्रकार से इसमें फुफ्फुसीय जो शिराएं हैं उसको शुद्ध रक्त लेकर के ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वाल्व के माध्यम से बाएं निलय में उड़ेल देती हैं, और ये वाल्व कॉर्डी टेंडिनी के द्वारा मोटे पेपिलरी रेशों के द्वारा निलय की दीवार से संलग्न रहते हैं। बाएं निलय से एक पृष्ठमाधमनी निकलती है जो शरीर के विभिन्न हिस्सों में शुद्ध रक्त की आपूर्ति करती है। कोरोनरी धमनी, एक कोरोनरी धमनी भी होती है जो हृदय की पेशियों में रक्त को की सप्लाई करती है, जिसमें अगर कोलेस्ट्रॉल जम जाए तो फिर वो हार्ट अटैक की संभावना होती है। एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं उसे। सब क्लेविन आर्टरी जो दाएं कंधे और बाजू में रक्त सप्लाई करती है।
इस प्रकार से इनमें यकृत निवाहिका उपतंत्र और वृक्क निवाहिका तंत्र सुविकसित होते हैं। यकृत निवाहिका उपतंत्र आहार नाल के विभिन्न भागों से एकत्रित करके और यकृत में डालता है, जहां पर पोषक पदार्थों का संचय होता है। इस प्रकार से ये पूरा इसके बाद। थैंक यू।